वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज का ये सेशन एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आपकी लॉ की प्रिपरेशन को बूस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे में अगर कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स का पता चल जाए जो हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दोस केसेस। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम सबसे पहले तो मोस्टली हर यूनिट्स में से जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, आपकी लॉ ऑफ क्राइम्स के हिसाब से हर यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और ये सारे केसेस हमने कहाँ से निकाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स जो या तो मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही बार बार पूछे गए हैं, वो जजमेंट्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उन जजमेंट्स में हम थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड व्हाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये कवर करने की कोशिश करते हैं। बट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ बोनस टिप्स जो कि इन लैंडमार्क जजमेंट्स को और इनके अलावा जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उन्हें कवर करने के लिए आपको हेल्प करेंगी। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट्स नाउ। पहला जजमेंट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट 1 से है, हमेशा दी फेवरेट वो डिसीजंस जो कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोई भी डिसीजन करते वक्त इसका ईयर खास तौर से आप याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट इज बेसिकली इन लव विद द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जो है केसेस दे दिए जाते हैं। राइट, सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ था? जब इंडिया फ्री हुआ था तो सबसे पहला जो चैलेंज था हमारे सामने वो था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट आया था, जिसकी वजह से हर स्टेट में अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे जो कि मैस लेवल पे चैलेंज किए गए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, देयर हैज बीन मल्टीपल प्लेसेस जहां पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चैलेंज किया गया था। और ये क्वेश्चन था कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। उसी तरीके से जब केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट इस केस में चैलेंज किया गया, तो जो मेन इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था, क्या पार्लियामेंट के पास राइट है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का? आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट आता है, क्या वो एक लॉ है या नहीं? क्या उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है? बिकॉज इफ इट्स अ लॉ एंड इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू मेक इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट क्या वो 368 के द्वारा लाया गया अमेंडमेंट भी खुद ही में एक लॉ है या नहीं? तो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 ऐसे दो प्रोविजंस थे जो इस केस में डीपली इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था, फर्स्ट 368 won't be considered as a law, and yes, parliament has the right to even amend your fundamental rights, but जो मेजर चीज यहाँ पे 13 बेंच ने दी थी वो ये थी कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो लेकर आ सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसको पार्लियामेंट किसी भी अमेंडमेंट से ऑल्टर नहीं कर सकता है। तो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की इस डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसपे फर्दर डेवलप होके बहुत ही अच्छे अच्छे और भी केसेस आए हैं। राइट, सो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला केस जो हम जूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट से देख सकते हैं वो है आपका मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1978 का ये केस जहां पे मानेका गांधी के पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था, बट ये पूरा का पूरा सीजमेंट जब हो रहा था तब उन्हें रीजन नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन उठता है कि जो आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये प्रोसीजर क्या कोई भी प्रोसीजर हो सकता है या इस प्रोसीजर का जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना जरूरी है? तो इसमें आर्टिकल 21 सीधे सीधे इन्वॉल्व था, जहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस एंड ट्रैवल अब्रॉड, यानी कि इस प्रोसेस का रीजनेबल, फेयर और जस्टिफिएबल होना जरूरी है। प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर जो चाहे करे। तो मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन। तीसरे हम डिसीजन पर आते हैं। तीसरा सॉरी केस है हमारे सामने अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
AK ट्राइपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1969 का वो केस है जहां पर ये सवाल उठा था कि सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ एक व्यक्ति खुद ही कैंडिडेट है, तो क्या कहीं किसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है? कैन अ पर्सन हियर अ मैटर वेयर ही हिमसेल्फ इज अ पार्टी? क्या यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? तो यस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में भी नेचुरल जस्टिस का फॉलो होना बहुत जरूरी है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में नेचुरल जस्टिस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। अब ये केस आईसीजे या फिर आईसीसी का दिया हुआ नहीं है तो ये इंडिया का ही, बट इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड है और कई बार ये रिपीटेडली पूछा गया है। ये जो केस है ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस बीरेंद्र बहादुर पांडे, 1984 के इस केस में वैसे तो ये डिस्प्यूट था इंपोर्ट ड्यूटीज को लेके, बट इस केस में एक इंटरनेशनल कोवेनेंट साइट किया गया था। अब वो इंटरनेशनल कोवेनेंट इंडिया में रेक्टिफाई नहीं किया गया है, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लाया गया है। तो क्या ऐसे में इशू रेज हुआ कि इंटरनेशनल ट्रीटी बिना जो है इंडिया में उस पर लॉ लाए बिना बाइंडिंग की जा सकती है? तो जो मेन प्रोविजंस इन्वॉल्व थे, सबसे पहले आर्टिकल 253 जो ये कहता है कि दैट वी शुड पे रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड वी शुड पे रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ। लेकिन आज भी हमारा लीगल सिस्टम यहाँ पे मोनिस्टिक थ्योरी में नहीं मानता। हम यहाँ पे ड्यूलिस्टिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि अगर आपको किसी भी इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग करना है तो आपको उसे पहले इनकॉर्पोरेट करना होगा, यानी कि आपको उसके ऊपर पहले एक लेजिस्लेशन लेकर आना होगा। तो ट्रीटी को बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक लेजिस्लेशन की जरूरत है। विदाउट मेकिंग अ लेजिस्लेशन यू कैन नॉट मेक अ ट्रीटी बाइंडिंग इन इंडिया। ये केस कई बार जो है यूजीसी नेट में पूछा गया है और ये केस इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट केस जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है लॉ ऑफ क्राइम्स में गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975। अब याद रखिएगा, इससे पहले केएस पुट्टास्वामी नहीं आया था, मतलब एक्सक्लूसिवली ये नहीं कहा गया था दैट फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है ना। अब जो मेन यहाँ पे चैलेंज किया गया था कि जो पुलिस सर्विलेंस है कई बार ये हमारी प्रिवेसी को वायलेट करता है। तो वेदर प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 और नॉट, एंड इफ इट इज तो पुलिस सर्विलेंस जो है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यहाँ पे अभी भी प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा, चलिए नेक्स्ट केस से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई, ये सारे केसेस उनके लिए हैं जो यूजीसी का जून का एग्जाम दे रहे हैं। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो दिसंबर टारगेट कर रहे हैं? अगर आप दिसंबर यूजीसी जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ ये 10 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आर इनफ? नहीं, आपको इससे ज्यादा जजमेंट्स की जरूरत है। ये जजमेंट्स ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, दैट इज लीगल एज आफ्टर कॉलेज। लीगल एज आफ्टर कॉलेज की आप इस वेबसाइट पे जाएंगे एंड अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी दैट वी हैव कोर्सेज ऑफर्ड फॉर यू। यहाँ अगर आप यूजीसी नेट के कोर्स पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हर मंथ हम आपके लिए यूजीसी नेट का एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको एग्जैक्टली क्या ऑफर करते हैं? इस कोर्स में हम आपको ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस। अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते, आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। हम आपको ऑफर करते हैं 24/7 का डाउट क्लियरिंग सेशन and a throughout mentorship with your faculty where you can answer all your doubts not related to just your subject but strategy से related कोई डाउट है, एंजाइटी हो रही है, हर कोई डाउट आपका आपकी फैकल्टी सॉल्व करके देंगी। एंड नॉट जस्ट लाइव क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, वी वुड प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। एंड अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिस सेशंस, मॉक्स जो कि आपको एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देंगे। तो अगर ये कोर्स अच्छा लगे तो गो टू द वेबसाइट एंड एक्सप्लोर द कोर्स। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, इस कोर्स के साथ साथ हम एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आए हैं एंड वो अपॉर्चुनिटी है ये, यानी कि अगर आप दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट टारगेट कर रहे हैं एंड इफ यू अवेल द कोर्स दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस कोड ऑफ LEACYT एंड अवेल अ 10% डिस्काउंट इफ यू
गो एंड चेक इट राइट नाउ। तो अभी जाइए, कोर्स एक्सप्लोर करिए, LEACYT के कूपन कोड का यूज करिए और सीधा सीधा ये डिस्काउंट अवेल करिए। बट क्या अभी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, इसके बाद केसेस और भी हैं। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये वो केस है जहां पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हमने अप्लाई करते हुए ये कहा था कि ओलियम गैस का जो लीक हुआ था, जिसकी वजह से वहां के एम्प्लॉयज को हार्म हुआ था, डेथ हुई थी, वहां पे हजार्डस इंडस्ट्रीज पे क्या लाइबिलिटी लग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लग सकती है और कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं होगा। तो दिस इज अनदर मेजर इंपॉर्टेंट केस व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। In another case of Carlyle versus Carbolic Small Ball Company Limited, इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ था कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये जो कंपनी थी कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि आप हमारी दवाई खाएंगे तो आपको कभी भी फ्लू नहीं होगा। इस एडवर्टीजमेंट को एक व्यक्ति ने सीरियसली ले लिया, दवाई खा ली और उसको फ्लू हो गया। नाउ ही वेंट टू क्लेम द कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे कंपनी का कहना था कि हमने तो कभी ऑफर दिया ही नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या ये वैलिड ऑफर था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझाते हुए कहा था कि व्हाट यू एक्चुअली गेव वाज अ ऑफर एंड द पर्सन एक्सेप्टेड इट एंड दिस वाज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जनरल ऑफर को व्यक्ति ने अपने कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया है। सो दिस वुड काउंट एज अ ऑफर। In another case of family law, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये केस है जहां पे राइट टू इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करते हुए कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। In next case of Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India, यहाँ पर जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने पोल्यूशन क्रिएट करके जो टैनरीज में काम करती, टैनरीज के थ्रू काफी इन पोल्यूशन क्रिएट कर दिया गया था। तो उस तरह के कॉर्पोरेशंस पे क्या लाइबिलिटी रख सकती है। तो कोर्ट ने ये कहा था, सिंपल सी बात है भाई, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगता है कि अगर आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये दो प्रिंसिपल्स तो इस केस में हेल्ड हुए थे। साथ ही साथ यही कहा गया था that right to environment is directly linked to your Article 21. So that's how this case was important. Your last case of human rights, which was DK Basu versus State of West Bengal, जहां पे बहुत सारे कस्टोडियल डेथ्स हो रहे थे एंड पुलिस अपनी पावर का अब्यूज कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस देते हुए कहा कि अरेस्ट करते वक्त आपको आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 को फॉलो करना जरूरी है और ये गाइडलाइंस थ्रू आउट आज तक किसी भी अक्यूज के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। So these were all the few cases which I wanted to discuss with you, but along with that few bonus tips कि अगर आप कभी भी लैंडमार्क जजमेंट्स को अप्रोच करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रोविजंस, कीवर्ड्स और ईयर्स पे काफी ध्यान देना है। लैंडमार्क केसेस को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इनके कंटेक्स्ट को समझना है ताकि आप पूछे गए MCQ को आंसर कर सकें। So like the session. I hope you guys all like the session. If you enjoyed the session, please subscribe the channel, like the video, share the video, but most importantly comment and let us know कि ऐसा कौन सा next video है जो हम आपके लिए लेकर आए ताकि इस preparation को थोड़ा सा better कर सकें. So until next time, see you guys. Bye bye.